नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोई बता सकता है? मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में इंडियन पॉलिटिक्स की ये है कि हमारे पास में कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। आज के डेट में पेट्रोल 110 रुपये हो चुका है, किसानों की कोई सुनता नहीं है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो सरकार ढंग से हैंडल नहीं कर रही है, लेकिन उसके लिए लोग रास्ते पर उतर रहे हैं, किसान रास्ते पर उतर रहे हैं, लेकिन कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में अपोज नहीं कर रही है। पहले अगर प्याज का भी भाव थोड़ा सा बढ़ जाता था तो भी सरकारें हरकत में आती थी, लेकिन हम लोग पिछले 1.5-2 साल से इतनी महंगाई झेल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे ममता बनर्जी एक नॉन कांग्रेसी और नॉन बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है और बाकी सारे फ्रंट को एक लाना चाहती है, और इसके क्या मायने इंडियन पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, उसके क्या फायदे या नुकसान इंडियन पॉलिटिक्स के लिए हो सकते हैं। वैसे तो ममता बनर्जी को तो हम लोग सब जानते ही है, वो बंगाल की सीएम है पिछले 3 टर्म से, और अभी की जो लेटेस्ट इलेक्शन हुई थी उसमें मोदी और शाह ने उनको हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सरकार फिर भी बन गई है। और अभी लेटेस्ट में वो शरद पवार जी को मिली और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि वो नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेसी एक सरकार या एक फ्रंट बनाना चाहती है, और इसके लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी कि कैसे एक जो बंगाल की सीएम है वो नेशनल पॉलिटिक्स में आना चाहती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जन्म कांग्रेस में से ही हुआ है, और कांग्रेस में से ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण हुआ है, और वापिस ये लोग कांग्रेस को छोड़कर एक नया फ्रंट बनाना चाहते हैं। वैसे तो ये सारी पार्टियां जैसे तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इवन वाईएसआर कांग्रेस भी पहले कांग्रेस में ही थे, और कांग्रेस से बाहर निकलकर इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई है, और अभी ये सारे लोग एक साथ आकर के एक नया फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह डाला कि यूपीए का अभी कोई वजूद बचा नहीं है, जिसका एक्चुअली कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, ममता बनर्जी भले ही बंगाल की सीएम है और एक बहुत अच्छी नेता है, और उन्होंने अपने दम पर कम्युनिस्ट की जो सरकार पिछले 50 साल से बंगाल में चल रही थी उसे उन्होंने गिराया, और पिछले 3 टर्म से वो बहुत अच्छे से सरकार वहाँ पर चला रही है। लेकिन अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो वैसे देखा जाए तो उनके पास में कोई यूएसपी नहीं है, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी ने नेशनल पॉलिटिक्स में आए थे तो उन्होंने डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स यानी विकास की राजनीति का एक मुद्दा सभी के सामने रखा था और पूरे देश को भा गया था। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो ममता जी के पास में ऐसी कोई पर्टिकुलर बात नहीं है जो नेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा बने। दूसरी देखने लायक बात यहाँ पर यह भी है कि जो नॉन यूपीए और नॉन एनडीए की जो पार्टियां हैं वो ममता के साथ क्यों आएगी, क्योंकि ममता के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जिसको लेकर के ये सारे लोग एक साथ आए। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि जो 5 स्टेट है जैसे दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर नॉन कांग्रेसी नॉन बीजेपी की सरकारें हैं, और ये स्टेट के नेता है जैसे केजरीवाल जी जो है उन्होंने दिल्ली में अपनी धमक बनाई हुई है, नवीन पटनायक पिछले 20 साल से उड़ीसा के सीएम बने हुए हैं, चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना स्टेट का निर्माण किया, इसलिए वहाँ पर सभी लोग उनको मानते हैं, और आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को अपने पिता के क्रेडिट पर अपनी सरकार और पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई है, और केरल में तो पहले से ही मार्क्सवादी अपना दम बनाए हुए हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये सारी जो पार्टियां हैं, इवन शिवसेना की भी जहाँ तक हम लोग बात करें, इन लोगों के कुछ न कुछ अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि उन्हें ममता के पास ले जाने के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि ये सारे जो स्टेट्स की जो राजनीति है वो सेंटर के भरोसे पे भी चलती है, क्योंकि बहुत सारा जो फंडिंग आज की डेट में आता है वो सेंटर से ही आता है, और अगर आप बहुत अपोज में चले जाओगे तो आपको स्टेट की सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने ये देखा है कि केजरीवाल जब दिल्ली में अपने पहले टर्म की सरकार चला रहे थे तो उनको कितनी सारी प्रॉब्लम आई थी। ज़्यादातर जो काम है वो एलजी के थ्रू होता था, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को सरकार चलाने में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए जो सारी स्टेट की जो पार्टीज है वो बीजेपी या केंद्र सरकार के अपोज में जाने के बारे में 10 बार सोचेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी स्टेट की सरकार बचाए रखनी है, और उसके लिए उनको डेवलपमेंट का काम करना होगा, और डेवलपमेंट का अगर आपको काम करना है तो केंद्र से जब तक आपको हेल्प नहीं मिलेगी तब तक आप कंप्लीट काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ममता बनर्जी की जो हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने जो मूल ली है वो काफ़ी अच्छी
है, लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें ज़रूर हुई है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस सारी तरफ से टूट चुकी है। पंजाब में भी अगर हम लोग देखते हैं तो कैप्टन अमरिंदर अपनी अलग पार्टी फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए ममता ये चाहती है कि कांग्रेस को छोड़ करके ये सारा फ्रंट बनाए। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर ज़रूर देखने लायक है कि कांग्रेस का भले ही आज की डेट में बहुत कम सीटें हो, बहुत गिनी चुनी सीटें हो, लेकिन गांव-गांव में कांग्रेस पिछले 50-60 सालों से घुसी हुई है और इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी कांग्रेस आज की डेट में कुछ राज्यों में सरकार चला रही है और उनके अपने नेता और अपने कार्यकर्ता है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ करके ये फ्रंट बनाने की जो कोशिश कर रही है उसमें ज़रूर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पहले भी जब नॉन कांग्रेसी सरकारें बनाने की कोशिश की गई वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। भले वो चंद्रशेखर की सरकार हो, वीपी सिंह की सरकार हो या देवेगौड़ा की सरकार हो, इन सारी केसेस में एक बात हमने ज़रूर देखी है कि ये सारी पार्टियों को एक साथ लाना इतना आसान काम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि ममता बनर्जी खुद को पीएम का कैंडिडेट प्रपोज करने की सोच रही होगी, तो वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि पीएम के कैंडिडेट का सपना का बाकी पार्टियों के नेता भी बहुत सालों से सोच रहे हैं। इसमें शरद पवार जी का नाम सबसे आगे है, क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले पार्टी छोड़ने का उनका मुख्य कारण वही था। इसलिए अगर ममता बनर्जी खुद को पीएम का कैंडिडेट करके प्रपोज करेंगी तो शायद ये लोग कभी साथ में नहीं आ सकते। तीसरी बात इसमें यह भी है कि इन सारी पार्टियों को एक लाने के लिए कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। जब तक ये सारी पार्टियां एक कॉमन एजेंडा पर नहीं आती तब तक ये सारी पार्टियां एक नहीं हो सकती, एक दूसरे को मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ममता बनर्जी का पार्टी का वजूद आंध्र प्रदेश में ज़ीरो है और वैसे ही वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस का वजूद बंगाल में ज़ीरो के बराबर है। इन सारी बातों के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो भारतीय राजनीति में होता है, क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी और बिहार होके जाता है और यूपी और बिहार की पार्टियों के बारे में ममता का जो ओपिनियन है वो काफ़ी निगेटिव है, भले वो बीएसपी हो, एसपी हो या आरजेडी हो, लेकिन इन पार्टियों को साथ में लिए बगैर ममता का जो ये थर्ड फ्रंट है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जब भी ममता एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात करेगी तो इन सारे राज्यों के बारे में भी ममता को सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें से एक बात बहुत सही हो रही है, क्योंकि भारतीय राजनीति में जो एक बहुत बड़ा होल है, बहुत बड़ी खलल जो है कि यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं है और वो शायद अपोजिशन भी ममता क्रिएट कर पाए तो भारतीय राजनीति और स्ट्रांग हो सकती है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर सरकार 10 साल से ऊपर चलती है तो वो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं कही जा सकती, वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है और काफ़ी अच्छे चांसेस है कि बीजेपी अगले 1 या 2 टर्म वापस सरकार बनाए, क्योंकि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज बना हुआ है करीबन 37% वोट परसेंटेज है, वो काफ़ी बड़ा है और वो इमीडिएटली जाना इम्पॉसिबल है। और एक बात देखने लायक ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी पहले ये होता था कि 5 साल में ही लोग पॉलिटिक्स और लोग सरकार की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसका फॉर्मूला कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। वो लोग कंटिन्यूअसली डे टू डे बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम करते हैं। आरएसएस का जो बहुत बड़ा संगठन उनके पीछे है उसके वजह से वो काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों हमें नॉन बीजेपी पार्टियों को भी उस तरह से सपोर्ट करना ही चाहिए जिससे एक स्ट्रांग अपोजिशन इंडिया में आ सके। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी भी बाकी पार्टियां हैं जो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेसी है तो उन्होंने एक थर्ड फ्रंट ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में उनकी भी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि एक स्ट्रांग अपोजिशन इंडिया में नहीं है। और अगर देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा इन सारी पार्टियों को तो हो ही सकता है, क्योंकि एकता में जो ताकत होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती। तो इन लोगों ने एक कॉमन एजेंडा बना करके एक दूसरे को हेल्प करके अगर ये लोग एक साथ आ सके और एक स्ट्रांग अपोजिशन भी बना पाए तो ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात होगी, जिससे लोगों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रोड पर उतरना नहीं पड़ेगा। किसान जिस तरह से 1 साल तक एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रोड पर बैठे रहे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रॉब्लम्स है, जो भी अपोजिशन है, अगर लोकसभा में या राज्यसभा में अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति और इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी अपने मिशन में सफल हो पाएगी? अगर नहीं सफल हो पाएगी तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और अगर उनको सफल बनना है तो उन्होंने कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ओवरऑल ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइए, और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में सुनना अच्छा लगेगा ये भी हमें बताइए। और ये वीडियो उन सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोग इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और डेमोक्रेसी में अपना भरोसा रखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।